ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी आईटीआई फर्स्ट ईयर 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज पार्ट 39 सॉल्व करेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 381। क्या करा है, रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी है। ए दिया है फटा हुआ ब्रूस, बी दिया है आर्मेचर कुंडली खुली, सी दिया है दोषपूर्ण कम्यूटेटर, डी दिया क्षेत्र कुंडली आंशिक रूप से लघुपतित है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा था फूड मिक्सर के बारे में। फूड मिक्सर का क्या काम होता है, जैसे फल से जूस बनाया जाता है इससे, ठीक। उस मिक्सर में अगर वह रुक रुक कर चल रही है, ठीक, रुक रुक कर, तो उसमें क्या खराबी हो सकता है। तो उसमें हमारा अगर फटा हुआ ब्रश है, ब्रश फट गया तो हमारा जो मोटर है वो क्या करेगा, रुक रुक कर चलेगा। जनरली फूड मिक्सर में कौन सा मोटर लगा हुआ होता है, यूनिवर्सल मोटर, ठीक। फूड मिक्सर जो है उसकी जो रेटिंग होती है 100 से लेकर 750 वाट तक होती है, ठीक। 100 से लेकर 750 और इसकी स्पीड कितनी होती है, 3000 से लेके 14000 साइकिल पर मिनट इसकी स्पीड होती है, ठीक। क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा था, अगर फूड मिक्सर जो है रुक रुक कर चल रहा है तो उसमें क्या खराबी हो सकता है। तो उसका ब्रूस चेक करेंगे, ब्रूस फटा हुआ अगर रहेगा तो रुक रुक कर चलेगा। 381 का ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 382 एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलता है। ऑप्शन ए दिया है दोषपूर्ण संधारित्र, बी दिया है खुली बाइंडिंग, सी दिया है स्टार्टिंग बाइंडिंग में लघुपतित, डी दिया है रनिंग बाइंडिंग में लघुपतित। तो ये क्या पूछ रहा था, ये पूछ रहा है हमारा कि सिंगल फेज जो पंप में मोटर यूज होता है वो रनिंग स्लो स्पीड, अगर वह स्लो स्पीड से चल रहा है तो उसमें क्या दोष है। तो उसमें हमारा कैपेसिटर दोष, अगर कैपेसिटर खराब होगा तो वह स्लो स्पीड में चलेगा। तो इसमें सही करने के लिए क्या करते हैं, कैपेसिटर को चेंज कर लेते हैं। अब चलते हैं उसका डायग्राम देख लेते हैं कैसे बना होता है सिंगल फेज मोटर विथ कैपेसिटर स्टार्ट, ठीक। तो ये हमारा डायग्राम, इसमें क्या होता है, ये रनिंग बाइंडिंग है, क्या है, रनिंग बाइंडिंग, रनिंग बाइंडिंग, ये है हमारा स्टार्टिंग बाइंडिंग, ठीक। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग के सीरीज में हमारा देखिए कैपेसिटर लगा होता है। अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा तो अगर या तो पुराना हो गया तो रोटर जो बीच में लगा हुआ है इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक। अगर ये स्लो स्पीड पे चल रहा है तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को चेंज कर देते हैं। देखते हैं घरों में जो पंखा लगा होता है वो भी सिंगल फेज है, ठीक। तो उसमें क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। ज़्यादा पुराना होने पे क्या होता है, देखिए कैपेसिटर के कारण पंखा स्लो चलता है तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कैपेसिटर लाके चेंज कर देते हैं, फिर हमारा पंखा उसी स्पीड से चलने लगता है। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था 382 का क्या होगा, दोषपूर्ण कैपेसिटर अगर रहेगा तो सिंगल फेज पंप मोटर स्लो स्पीड पे रन करेगी, ठीक। 382 का ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा हमारा 383 उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति में उदासीन पथ का कार्य क्या है। ये न्यूट्रल पथ का कार्य पूछ रहा है, ठीक। तो ऑप्शन ने दिया धारा वापसी पथ प्रदान करना, बी दिया वोल्टेज स्तर स्थिर प्रदान करना, वायरिंग वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, नहीं, भार धारा को नियत रखता है, नहीं। हम लोग जानते हैं कि जो न्यूट्रल पाथ होता है किसी भी सर्किट में, देख लेते हैं जैसे ऐसे मान लीजिए कोई सर्किट है, बल्ब है, ठीक, ये हमारा फेज हो गया यहाँ से, इसके बाद ये हमारा क्या होगा, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्या करता है, पाथ को कंप्लीट करता है, क्या करता है, पाथ को, न्यूट्रल पाथ को कंप्लीट करता है। तो 383 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धारा वापसी पथ प्रदान करता है। इसमें क्या होगा, देखिए फेज से जो करंट जाएगी, फेज से करंट यहाँ से होते हुए बल्ब से होते हुए न्यूट्रल पाथ को कंप्लीट कर देता है सोर्स तक। अगर यहीं यहाँ से ब्रेक हो जाए, ठीक, न्यूट्रल ना रहे तो क्या होगा, हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो न्यूट्रल का क्या काम है, न्यूट्रल का काम है धारा वापसी पथ प्रदान करना। इधर से धारा आएगी और न्यूट्रल से होते हुए चली जाएगी, ठीक। 383 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 384 माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य क्या है। ए दिया है माइक्रोवेव सिग्नल को बढ़ाता है, हर आधे चक्र में ध्रुवता बदलता है,
दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन करता है। ठीक, डी दिया है माइक्रोवेव ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सबसे पहले माइक्रोवेव ओवन के बारे में जान लेते हैं, इसका क्या काम है। तो जो माइक्रोवेव ओवन होता है, ठीक, वह खाना पकाता है। उसमें क्या होता है, खाना पकता है। किसके द्वारा, माइक्रोवेव ऊर्जा के द्वारा। ठीक, और इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेट्रॉन ट्यूब, इसका जिसके बारे में पूछ रहा है कि इसका क्या कार्य है। तो मैग्नेट्रॉन जो ट्यूब है यह क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। 2450 मेगा हर्ट्ज, कितना, 2450 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, जो कि भोजन में जब जिसमें नमी होती है भोजन में, उसके अणु में ऊर्जा घर्षण, वो अणु जो होता है भोजन के अंदर की, वो गति करने लगते हैं बहुत तेजी से इस फ्रीक्वेंसी के कारण। और जब गति करेंगे तो घर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, गर्मी, और जिसके कारण हमारा खाना पकता है। तो अब मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है, पहला खाने पकाने की आवृत्ति का उत्पादन करता है और उसी कारण जो है अणु दोलन करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 384 का ऑप्शन नंबर सी, दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन, 384 का सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 385, गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, बी दिया है रिपल्सन मोटर, सी दिया है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, डी दिया है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो हम लोग जानते हैं गीले चक्की में, बताइए किस प्रकार का मोटर यूज करते हैं। गीला चक्की में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये देख लेते हैं इसका डायग्राम कैसे बना होता है। ये देखिए हमारा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है, ये जो रनिंग वाइंडिंग दिखाई गई है, और एक होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ है ये। ठीक, ये क्या करता है, कैपेसिटर स्टार्टिंग में रोटर को रोटेट करता है। ये दोनों वाइंडिंग आपस में 90 डिग्री पे बंधी हुई होती है, 90 डिग्री पे। ठीक, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों कितने अंश पे होती है, 90 अंश पे। अब ये पूछता है कि जब केवल कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर रहेगा तो कैपेसिटर का कार्य क्या रहेगा, मोटर को स्टार्ट करना। देखिए बोल रहा है कैपेसिटर स्टार्ट, रनिंग के समय ये कैपेसिटर हट जाएगा। रनिंग के समय क्या होता है, यहाँ स्विच लगा हुआ है, ये स्विच ओपन हो जाता है, ओपन हो जाएगा तो ये हमारी क्या है, कैपेसिटर सर्किट से अलग हो जाएगी। उस समय केवल रनिंग वाइंडिंग और रोटर रोटेट करता रहेगा। ये हमारा सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का फिगर है। ठीक, इसको देख लीजिएगा। इसमें रनिंग वाइंडिंग होती है और कौन सी वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसमें कैपेसिटर लगा हुआ होता है। यही पूछ रहा था, विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन अ वेट ग्राइंडर। वेट ग्राइंडर में कौन से प्रकार का मोटर यूज होता है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। अब देख लेते हैं यूनिवर्सल मोटर जनरली मिक्सर, हेयर ड्रायर, इन सब चीज़ों घरेलू सामान में जनरली यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। रिपल्सन मोटर कहाँ करते हैं, जहाँ हाई टार्क स्टार्टिंग हो, जहाँ ज़्यादा टार्क की आवश्यकता हो वहाँ रिपल्सन इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 385 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 386, सर्किट का नाम क्या है। ऑप्शन ए दिया है इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक, बी दिया है इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज गुणक, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, डी दिया है SCR का इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर सर्किट। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए ये जो फिगर यहाँ बना हुआ है, ऐसे ऐसे दिखाया गया है, ऐसे, ये किसका है, पंखे का। किसका है, पंखे का। तो पहला चीज़ पंखा ऑप्शन में किस में है, पंखा यहाँ दिया गया है। ठीक, और ये हमारा डायक और ट्रायक इस्तेमाल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर है हमारा, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ये जो फिगर दिखाया गया है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर का क्या कार्य है, पंखे के स्पीड को कम या ज़्यादा करना। ठीक, स्मूथली करता है। और जो रेगुलेटर नॉर्मली होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, रजिस्टेंस लगा के 4-5 स्पीड पंखे का प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके द्वारा हम पंखे को बहुत ही अधिक स्पीड और कम स्पीड आसानी से प्राप्त करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक है इसलिए यहाँ छोटा भी होता है, इसमें लॉसेस कम होती हैं। ठीक, तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर का ही इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये फिगर किसका हुआ? इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर। 386 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 387, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी? हाई फ्रीक्वेंसी के लिए पूछ रहा है, ठीक। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है रिंग कोर ट्रांसफार्मर, बी दिया है फेराइट कोर, सी दिया है सिलिकॉन स्टील कोर ट्रांसफार्मर, डी दिया है रवा उन्मुख कोर ट्रांसफार्मर। तो जहाँ भी हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेगा वहाँ हम लोग किसका करेंगे? फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। फेराइट ही क्यों करते हैं? किसमें? क्योंकि इसमें जो कोर लॉसेस है वह नहीं होता, ठीक। कोर लॉसेस कम होता है। अगर यहीं हम सिलिकॉन स्टील कोर का कर देंगे तो कोर लॉसेस अधिक हो जाएगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी पर ही जो है आयरन लॉसेस होता है, आयरन लॉसेस फेराइट में नहीं हो, कम हो, इसी कारण हम लोग फेराइट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो हमारा सही हो जाएगा बी, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर को जनरली क्या काम है? ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को या तो स्टेप अप बढ़ाएगा या तो घटाएगा, करंट को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता है कि ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी बदलती है, नहीं। और ट्रांसफार्मर जब भी काम करेगा एसी पे काम करता है, डीसी पे नहीं काम करेगा। डीसी पे उसकी वाइंडिंग प्राइमरी जल जाएगी जिधर हम सप्लाई देंगे, ठीक। तो ये याद रखिएगा। और फ्रीक्वेंसी और पावर ट्रांसफार्मर में दोनों चेंज नहीं होता, केवल क्या चेंज होगा? वोल्टेज और करंट। अब 387 का हमारा क्या हो जाएगा? उच्च फ्रीक्वेंसी में कौन सा यूज करेंगे? फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 388, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज और माध्यमिक मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक, के बीच क्या संबंध है? तो ऑप्शन क्या दिया है? E1 बराबर V1, E2 बराबर V2, E1 इज ग्रेटर देन V1, E2 इज ग्रेटर देन V2। इसके बाद सी दिया है E1 इज लेस देन V1, E2 इज लेस देन V2। और डी क्या दिया है? E1 बराबर V2, E2 बराबर V1। तो हम लोग जानते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। आइडियल ट्रांसफार्मर में रजिस्टेंस नहीं होता, लॉसेस जीरो होती है, ठीक, रजिस्टेंस नहीं होता है। तो 388 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। E1 बराबर V1, E2 बराबर V2। अब हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये देखिए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई E1 और V1, ये हो गया हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है तो इसमें कोई भी लॉसेस नहीं होता, रजिस्टेंस जीरो होता है, इसलिए लॉसेस नहीं होता। तो इसमें हमारा E1 बराबर V1 होता है और E2 बराबर V2। तो 388 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 389, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर? ऑप्शन ए दिया है नमी के प्रवेश को रोकता है, बी दिया है वायुमंडल में उष्मा को स्थानांतरित करता है, सी दिया है आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है, डी दिया है लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। तो जो है कंजर्वेटर, यह ट्रांसफार्मर के ऊपर जो टैंक रहता है, गोलानुमा ट्रांसफार्मर टैंक है, इसके ऊपर पाइप कनेक्ट रहती है। तो ये इसका कार्य क्या है कंजर्वेटर का? कंजर्वेटर जब ट्रांसफार्मर में अधिक करंट प्रवाहित होगी तो इसके अंदर का आयल गर्म होता है, और हम जानते हैं जब आयल गर्म होगा तो ये फैलता है। तो फैलेगा तो ये अगर कंजर्वेटर में चला जाता है आयल, जब फैलेगा, और जब ट्रांसफार्मर ठंडा हो जाएगा तो ये फिर वापस टैंक में आ जाता है, ठीक, कंजर्वेटर से टैंक में। तो इसका कार्य क्या है? लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है, तेल के फैलने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्या करता है? जब तेल फैलता है तो कंजर्वेटर में चला जाता है, और जब ट्रांसफार्मर ठंडा होता है फिर आ जाता है टैंक में। अब देख लेते हैं ऑप्शन और क्या करा था। नमी के प्रवेश को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
नमी के रोकने का जो कार्य है ये करता है हमारा ब्रीदर। ब्रीदर में सिलिका जेल भरा होता है, वो क्या करेगा, जब नमी बाहर से जाती है उसको सिलिका जेल उसको रोक लेता है, अवशोषित कर लेता है। और अब देख लेते हैं वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित कौन करता है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो आयल रहता है, ट्रांसफार्मर के गर्मी को जो अंदर हीट रहती है उसको ट्रांसफर करता है, जो आयल रहता है, ठीक, किसमें, एटमॉस्फेयर में। और क्या कह रहा है, अलाउ टू रिलीज इंटरनल प्रेशर, मतलब आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति ट्रांसफार्मर में कौन देता है, बताइए। आंतरिक दबाव को छोड़ने की अनुमति कौन देता है, ये हमारा होता है एक्सप्लोजन बेंड। क्या होगा, ई एक्स पी, एक्सप्लोजन, ठीक, एक्सप्लोजन वेंट ये क्या करता है, जब ट्रांसफार्मर के अंदर अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो गैस उत्पन्न होगा। गैस को बाहर निकलने के लिए अगर हम कुछ नहीं लगाएंगे तो क्या करेगा, टैंक फट सकता है, इसीलिए हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं एक्सप्लोजन बेंट। ये कांच का रहता है, जब ज़्यादा प्रेशर होगा तो फट जाएगा और गैस बाहर निकल जाएगी, हमारे ट्रांसफार्मर का सुरक्षा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है, तो आप लोग जान गए हैं कि लोड डी से हो जाएगा, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है, ठीक, 389 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 390, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है, विच लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर का कौन लॉस किया जाता है, ऑप्शन ए दिया है कॉपर, बी दिया है विंडेज, सी दिया है हिस्टेरिसिस, डी दिया है ईडी करंट। तो हम लोग जानते हैं शॉर्ट सर्किट द्वारा कॉपर लॉस ज्ञात किया जाता है, कैसे, क्या होता है, आई स्क्वायर आर, ये शॉर्ट सर्किट द्वारा। और ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस और ईडी करंट लॉस, जिसको बोलते हैं आयरन लॉस, क्या बोलते हैं इसको, इसी को आयरन लॉस बोलते हैं, दोनों को मिला के। ये किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, ओपन सर्किट, किसके, ओपन सर्किट द्वारा, ठीक। और अगर शॉर्ट सर्किट से क्या ज्ञात करेंगे, कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार के लॉस होते हैं, दो, शॉर्ट और ओपन। शॉर्ट को ज्ञात करने, शॉर्ट में क्या ज्ञात करते हैं, कॉपर लॉस, और हमारा ओपन में आयरन लॉस। और विंडेज लॉस ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, और विंडेज हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ये सब हमारा किस में होता है, जो जैसे मोटर में जो घूमने वाली चीज़ है, ट्रांसफार्मर में तो घूमती नहीं ट्रांसफार्मर कुछ, इसलिए ट्रांसफार्मर में केवल दो लॉस होता है, या तो कॉपर लॉस या तो आयरन लॉस, ठीक। 390 का हमारा कौन सा सही होगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 390 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा।